Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया को एक लड़ाकू गिफ्ट देने की बात कही है। पुतिन ने एक बयान में कहा है कि वो भारत के साथ मिलकर सुखोई Su-57 को डेवलप करना चाहते हैं। Su-57 एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है। भारत को इस ऑफर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से भारत इस ऑफर पर चुप है। दूसरी ओर अमेरिका ने भी F-35 का ऑफर दिया था। ये ऑफर कितना अहम है और इंडियन एयरफोर्स के लिए 5th जनरेशन जेट कितना जरूरी है, ये बताएंगे हमारे साथी मानस। मानस, प्लीज बताइए। आकांक्षा, जैसा आपने कहा कि एक लड़ाकू गिफ्ट, तो ये एक लड़ाकू विमान है, हम इस चीज़ को क्लियर कर दें। और प्रेसिडेंट पुतिन, देखिए, इंडिया और रूस के जो संबंध हैं खासकर डिफेंस और सामरिक मामलों में शुरू से बहुत अच्छे रहे हैं। इवन हम देखते हैं कि जब हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जब थी तो उस समय भी मतलब जो बांग्लादेश की वॉर में अमेरिका ने अपनी फ्लीट भेजी, उसको काउंटर करने के लिए रूस ने, तो बहुत पुराने संबंध हैं। अब हम ऑफ़र पे आते हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन ने क्या ऑफ़र दिया। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि वो भारत के साथ मिलके इसको डेवलप करना चाहते हैं। देखिए, ऐसी चीज़ें पहले भी हुई हैं। भारत और रूस ने मिलके जो 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम की बात थी, जो स्टेल्थ फाइटर जेट होना था, उसको डेवलप करने की बात हुई थी। 2017-18 के आसपास कुछ कारणों से या जो भी चीज़ें, कोई बात नहीं बनी, इंडिया ने खुद को इस प्रोग्राम से अलग कर दिया। वही प्रोग्राम का हिस्सा है Su-57। ये वही जेट है। अभी जो फरवरी 2025 में ये जेट इंडिया आया था। एरो इंडिया एयर शो होता है, बेंगलोर में हुआ था, वहाँ पे ये जेट आया था। और उस समय भी बातें चली थी कि रूस ने कहा है कि हम आपको देंगे को प्रोडक्शन, जैसे कि सुखोई Su-30 के मामले में हम देखते हैं कि एक बहुत ही बढ़िया जेट है, अच्छा फाइटर जेट है, और एक जॉइंट प्रोडक्शन भी होता है उसका। हम यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन जो यूएससी है रूस की, वो अभी फिलहाल नासिक में उसकी ओवरहॉलिंग सब कुछ है। मतलब सुखोई Su-30 एक तरीके से, और MKI जो उसमें आप लास्ट में जो देखती हैं, वो मॉडर्न कमर्शियल इंडियन, वो के से कमर्शियल, वो रूस की भाषा में ऐसे होता है। तो एक तरीके से वो इंडियन जेट हो चुका है इस समय। तो अगर इस ट्रैक पे जाती है ये डील, या ऐसी कुछ डील होती है भारत रूस में Su-57 को लेकर, तो ये अच्छी बात है। पहली बार एरो इंडिया में ऑफर आया। इसके बाद भी कई बार ये खबरें आती रहीं, रशियन मीडिया आउटलेट से भी, भारतीय मीडिया और फॉरेन मीडिया, कई सारे ने इसको रिपोर्ट किया कि रूस बार बार हमें ऑफर कर रहा है, बैक चैनल से, फ्रंट चैनल से। और अब जाके प्रेसिडेंट, जो सबसे बड़ा फेस है रूस का, जो सबसे बड़ी लीडरशिप है, वहाँ से ऑफर आया। इवन रूस ने, आकांक्षा, एक चीज़ होती है सोर्स कोड। अब मान लीजिए आपने मैंने आपको अपना जहाज़ दे दिया रूस ने, तो आपको अगर उसमें अस्त्र मिसाइल जो DRDO बनाती है वो लगानी है, तो आपको उसके लिए सोर्स कोड चाहिए। राफेल के मामले में हमारे पास सोर्स कोड नहीं है। हम वही मिसाइल्स राफेल्स में यूज़ करते हैं जो हमें डसॉल्ट एविएशन यानी फ्रांस देता है। तो ये सब चीज़ों का फ़ायदा तो होगा इंडिया को, को डेवलपमेंट होगा, तो इंडिया के पास भी वो टेक्नोलॉजी आएगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन, तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि इंडिया के पास ऑलरेडी F-35 का भी ऑफर है। जब PM मोदी, ये एरो इंडिया के बाद की ही बात है 2025 में, जब वो US गए थे, तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अचानक बातों बातों में बोल गए कि हम इंडिया को F-35 देंगे। अब F-35 वो देंगे ऐसा उन्होंने कह तो दिया, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस से कई सारी मंजूरियां होती हैं। आप किस भी देश को जेट बेच रहे हैं, या इस तरीके की जो मतलब टेक्नोलॉजी है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जो रडार में नहीं आती, तो इसको बेचने के लिए तमाम वहाँ परमिशन आती हैं। अब इंडिया के सामने दिक्कत, कहीं भी पैसा खर्च करने के लिए भी उनको परमिशन लेना पड़ता है। कहीं भी कोई ऐसा बड़ा अमाउंट हो, ऐसी सिग्निफिकेंट चीज़ हो, और डिफेंस के मामले में तो खासकर, क्योंकि वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। एक अमेरिका का डिफेंस, अमेरिका की लड़ाई उस F-35 से लड़ी जा रही है। अगर वही टेक्नोलॉजी किसी ऐसे देश के पास होती है जो कल को अगेंस्ट जा सकता है, तो मतलब ऐसा नहीं करने देते वो US में। सेम चीज़ हमने टर्की के साथ देखी। टर्की के पास S-400 भी है, टर्की के पास, लेकिन F-35 प्रोग्राम से उसको अलग कर दिया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि S-400 एक रशियन सिस्टम है। लेकिन इंडिया के मामले में बहुत दिलचस्प लगा मुझे कि इंडिया इकलौता ऐसा देश होता है, अगर इंडिया के पास F-35 आता है, तो जिसके पास एयर डिफेंस रूस का है और फाइटर जेट US के हैं। तो खैर, हम इस जेट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। बहुत साइज़ में देखेंगे तो काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी बड़ा जेट है ये। 65 फीट करीब करीब लंबा है, 46 फीट के आसपास इसके विंग स्पैन है, 25 टन इसका वजन है, यानी 25,000 किलो, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। मैक 2 की स्पीड है, करीब 3,500 या 3,600 किलोमीटर की इसकी जो रेंज
है, एक बार में जा सकता है। सीलिंग जो कहते हैं कि जितनी ऊंचाई तक हाईएस्ट ये जा सकता है, तो 65 टू 66 यानी 65,000 से 66,000 फीट तक ये ऊपर जाके ऑपरेट कर सकता है। यूएसी ने इसको बनाया है, जो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है रूस की। डबल इंजन है। यूएस के हम फाइटर जेट्स में देखते हैं कि अधिकतर फाइटर जेट सिंगल इंजन होते हैं, मतलब F-22 रैप्टर ऐसा नहीं कि डबल इंजन नहीं है, लेकिन हाँ F-35 सिंगल इंजन जेट है, ये डबल इंजन जेट है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी है, आकांक्षा है कि इसमें सुपर क्रूज कैपेबिलिटी है। उसका मतलब आपने देखा होगा कि फाइटर जेट्स के पिछले हिस्से में जो वेंट होते हैं, जिसमें आग नुमा एक चीज निकलती है, उसको कहते हैं आफ्टर बर्नर। जब फुल आफ्टर बर्नर पायलट इंगेज करता है तो जहाज पूरी स्पीड से आगे जाता है। सुपरसोनिक स्पीड पे जाने के लिए अधिकतर फाइटर जेट्स को आफ्टर बर्नर्स को इंगेज करना पड़ता है, लेकिन Su-57 में एक कैपेबिलिटी है सुपर क्रूज की कि वो बिना आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किए भी सुपरसोनिक स्पीड पे जा सकता है। इससे फ्यूल की बहुत बचत होती है, इससे बार बार जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग है, ये सब चीज़ें होती हैं। स्टेल्थ की बात करें, जो सबसे बड़ी खासियत, 5th जनरेशन मतलब स्टेल्थ, तो 0.1 से 0.5 मीटर स्क्वायर रडार पे जो RCS होता है, रडार क्रॉस सेक्शन, ये उतना दिखाई देता है। तो एक काफ़ी मतलब, हालांकि F-35 से ज़्यादा है ये साइज़ में, तो दिखता भी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी भारत के लिहाज से या किसी भी देश के लिहाज से देखें तो इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ अच्छी हैं। F-35 के मुकाबले ये उतना स्टेल्थ नहीं है जितना हो सकता है, लेकिन दोनों जहाज़ों के रोल, आकांक्षा में समझने होंगे कि अलग अलग हैं। F-35 डीप इनसाइड एनिमी टेरिटरी, मतलब वो अंदर घुस के हमला करने के लिए, एयर डिफेंस तोड़ने के लिए। Su-57 आम तौर पर इसलिए है क्योंकि अगर आपकी टेरिटरी में कोई घुसता है तो आप बिना उसके रडार पे नज़र आए आप उसको आसानी से गिरा सकते हो। तो ऑफेंसिव और डिफेंसिव की भी एक बात है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो ऑफ़र है, तो उस पर भी इंडिया ने कुछ नहीं कहा, रूस पे भी कुछ नहीं कहा। हालांकि रूस ने जिस तरीके के ऑफ़र दिए, अमेरिका ने ऐसा कोई ऑफ़र नहीं दिया कि हम को डेवलप करेंगे जैसा प्रेसिडेंट पुतिन ने दिया। तो ये देखना अभी दिलचस्प होगा कि इंडिया इन ऑफर्स को किस तरीके से, हालांकि पिछले काफ़ी समय से इंडिया ने एक चुप्पी इस पे रखी है। अब ये टैक्टिकल चुप्पी है, क्या है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री और भारत सरकार बेहतर जानती है। लेकिन हाँ, इंडिया ने अभी तक दोनों ऑफर्स पे ऑफिशियल चैनल से कम अभी तक कोई ऐसी इन्फो नहीं है कि इंडिया इसको किसी भी जेट को दोनों में से कंसिडर कर रहा है। उल्टा इंडिया अभी अपने एम का प्रोग्राम पे ज़्यादा फोकस्ड है। मैं उसी पे आने वाली थी मानस कि एक तरफ इंडिया के पास दो स्टेल्थ जहाज़ों के ऑफर है और दूसरी ओर इंडिया अपना खुद का स्टेल्थ एम का बना रहा है। तो इस पर ऐसे में इस ऑफर को कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, दो चीज़ें हैं आकांक्षा। पहली ये है कि इंडिया अपना एमका बना रहा है, तो इंडिया को एमका पे फोकस्ड रहना चाहिए। आप हमेशा, आज से 40 साल बाद का इंडिया जो होगा, आप हमेशा किसी दूसरे देश पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के लिए। खासकर क्या पता कल को रूस में कुछ ऐसी स्थिति हो गई या यूएस में हो गई, या उस देश से आपके संबंध हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो गए, तो आपको वो मेंटेनेंस के लिए पार्टी ना मिले, तो आपके जेट तो टारमैक में हैंगर में ही खड़े रह जाएंगे। तो ये ज़रूरी है। हालांकि डिफेंस टाइज भी बने रहने चाहिए जो दो देशों के बीच होते हैं, और रूस से हमारे बहुत पुराने टाइज हैं, तो हमको उसको कैरी फॉरवर्ड करना भी है। क्योंकि हम संबंध कैसे, भाई जो जिसने हमारा साथ दिया 71 में, हाँ हर समय साथ दिया रूस ने, अधिकतर जंगों में, भारत का मतलब यूनाइटेड नेशन से लेके कई ऐसे फोरम्स पे भी वो साथ देता है। तो डिफेंस टाइज हैं भी। तो इंडिया या तो एमका को फोकस करे, या तो F-35 के ऑफर पे मतलब ये कंसिडर करे, या तो Su-57 पे। ये तीन ऑप्शंस हैं इंडिया के पास। लेकिन एमका प्रोजेक्ट का मतलब ट्रैक पे रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भले आप आज स्क्वाड्रन गैप या जो जहाज़ों की कमी है इसको देखते हुए आप Su-57 आज खरीद लो, या आप F-35 की 2-3 स्क्वाड्रन खरीद लो, या Su-57 की खरीद लो, जो भी आपको मतलब कैपेबिलिटी एयरफोर्स जिसके लिए हाँ का है, या जो भी सूटेबल पड़े इंडिया को। लेकिन बावजूद इसके जो खुद की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है, आत्मनिर्भर भारत की जब बात करती है भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय, तो वो चीज़ को हमें कैरी फॉरवर्ड करना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाला टाइम ऐसा है कि अपनी जो इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा काम आएंगी। यही चीज़ हमने ईरान के मामले में देखी कि ईरान ने, हालांकि टेक्नोलॉजी उसने चाइना, रूस ऐसे देशों से ली है, बावजूद उसके उसने इंडिजिनसली जो अपने देश में जो मिसाइल और इन चीज़ों पे जो मेहनत की और जो काम किया है, वो नाम बता दीजिए उनका। जो फतेह मिसाइल है उसकी, मतलब सुपरसोनिक मिसाइल है वो, जिस तरीके से आके और गल्फ देशों पे गिर रही थी, कोई एयर डिफेंस वहाँ काम नहीं कर रहा था। तो इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ ही अंत में काम आती हैं। इजराइल की इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। इजराइल, और हमने अभी भी पढ़ा था कि अभी कोई एक देश है जो शाहिद ड्रोन जो है वो बनाने की कोशिश में है। हाँ, यूएस ने उसका एक लूकस करके एक कॉपी बना ली है।
और पता नहीं वो क्या बना रहे हैं यूएस, मतलब उनको लगा कि कम पैसे में हम ऐसा कुछ बना लेंगे। तो ड्रोन पे भी इंडिया काफ़ी काम कर रहा है। अभी 20,000 करोड़ के आसपास मतलब ड्रोन का प्रोक्योरमेंट की बात चल रही है कि हमको इतने ड्रोन्स चाहिए, कम से कम 10 लाख शायद जैसे ड्रोन इंडिया के जितना बड़ा है इंडिया उस हिसाब से होने चाहिए। तो यूएस क्या कर रहा है ईरान के साथ हम देख रहे हैं, और वहाँ भी इंडिजिनस वेपन्स, इसराइल के जो अपने वेपन्स हैं वो सबसे ज़्यादा वही काम आ रहे हैं। इसराइल की जो स्मॉल आर्म्स यूनिट है, खासकर जो बंदूक और ये सब चीज़ें बनाती है, रडार, सेंसर्स, ये बहुत उन्नत है इसराइल की। और यही वजह है कि इसराइल, मतलब हमसे भी डिफेंस टाइज हैं उनके काफ़ी अच्छे, तो यही वजह है कि इसराइल हर जंग में एक एज पे रहता है। वो भले जीते ना, या उसकी क्या पॉलिटिक्स है, क्या आइडियोलॉजी है, वो सब चीज़ें अलग, लेकिन मिलिट्रली अगर देखें तो इसराइल जंग के मामले में हमेशा एक एज पे ही रहा है वो अपने एडवर्सरी से। यही वजह सिर्फ एक ही है कि उसके पास इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, और इसलिए ज़रूरी है आकांक्षा कि हम अपने एमका प्रोजेक्ट को भी साथ साथ कैरी फॉरवर्ड करें। अभी प्राइवेट प्लेयर्स भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, और हमने उस पर बात भी की थी, ललन टॉप पे ही हमने उस पर काफ़ी विस्तार से बात की थी कि किस तरीके से एमका प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, किस तरीके से जो 3 उसमें प्राइवेट कंसोर्टियम्स हैं उनको जगह दी जा रही है। और ये फास्ट ट्रैक सिर्फ वो ज़रूरी है इतना, इसीलिए पहली बार प्राइवेट प्लेयर्स को उसमें जगह दी जा रही है। अगर वो इतना ज़रूरी नहीं होता तो वो जिस तरह से अभी तक चलता आ रहा था वो चलता रहता, अगले 20 साल तक चलता रहता। लेकिन वो प्रोग्राम इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि इंडिया उस पर इतना ज़्यादा फोकस कर रहा है। अब इंडिया थोड़ी सी डायलेमा की सिचुएशन में है कि रूस के पास जाए या अमेरिका से बात करे या खुद का डेवलप करे। हालांकि खुद के डेवलप में कोई डाउट नहीं है, लेकिन रूस और अमेरिका के ऑफर्स के बीच इंडिया थोड़ा सा डायलेमा है। एक वर्ल्ड में ऐसी सिचुएशन जियोपॉलिटिक्स में आती है जब आप डायलेमा में फंसते हैं कि आप किसको ना बोलें। आप किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते दोनों में से। दोनों से आपके अमेरिका से प्रेसिडेंट ट्रंप की जो कुछ अभी जो टैरिफ वैरिफ लगा रहे हैं वो, उसकी वजह से कुछ संबंध खराब या संबंध में थोड़ी सी मतलब खराबी आई है, या उस तरीके से नहीं रहे पहले जैसे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका हमारा दुश्मन बन गया है। भविष्य में भी अभी हम पीएटाई नेवी के लिए हमारी डील हुई है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अब देखना ये है कि इंडिया अभी यहाँ पे क्या स्टैंड लेता है। क्या एक टैक्टिकल साइलेंस बनाए रखता है इंडिया, या आगे फिर से कुछ मतलब इस पे कोई जवाब देता है प्रेसिडेंट पुतिन के ऑफर पे। जी मानस, पिछली बार जब हम लोगों ने एमका के ऊपर वीडियो बनाया था तो कई लोगों ने कमेंट किया था कि हम ये काफ़ी सालों से सुनते आ रहे हैं कि एमका बन रहा है। किसी ने कहा था कि मैं स्कूल में था तब भी एमका बन रहा था, कॉलेज में था तब भी, अभी भी बन रहा है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हमारे देश की बहुत शानदार कंपनी है। उसने बहुत शानदार काम किया है डिफेंस के क्षेत्र में। बावजूद उसके एचएएल के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे तेजस हुआ और तमाम ध्रुव हेलीकॉप्टर के मामले में भी हमने देखा कि वो एक लेट वाली बात सामने आती है कि बहुत लंबा टाइम लेते हैं वो किसी भी प्रोजेक्ट को। उसके कारण कई हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसमें एचएएल की गलती हो। जनरल इलेक्ट्रिक से यूएस से इंजन नहीं आया, उसकी वजह से एलसीए तेजस में देरी हुई, वो बात हम सब जानते हैं। बावजूद इसके कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे एचएएल में बस वो देरी की बात है। और जब तक आज से जो चीज़ हमें आज चाहिए, अगर आज से 10 साल बाद मिलेगी तो टेक्नोलॉजी तो वो 10 साल पुरानी हो जाएगी ना तब तक। ये दिक्कत है एचएएल के साथ, और यही वजह है कि इंडिया इसको फास्ट ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। मैं भी जब स्कूल में था तब मैंने पहली बार एमका का नाम सुना था कि ऐसा कुछ 5th जनरेशन का कुछ बनेगा। स्टेल्थ पहली बार मैं स्कूल में था तभी शब्द मैंने सुना था, और अभी तक मतलब एमका का एक मॉडल ही देखा है मैंने आज तक। तो देखते हैं कि एमका कब तक अस्तित्व में आ पाता है, और मैं तो चाहूँगा कि जल्दी आए, क्योंकि एयरफोर्स के पास हमारे मतलब जेट्स लगातार कई जेट्स हैं ऐसे जो काफ़ी पुराने हो चुके हैं और उनको बदलने की ज़रूरत है। मिग 21 को हमने इसीलिए रिटायर किया क्योंकि वो काफ़ी पुराने हो चुके थे, और उससे हमारे न सिर्फ पायलट्स बल्कि हमारे मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, कई चीज़ों को उससे खतरा था। और सबसे बड़ी हमारी एसेट जो है हमारे पायलट्स हैं। अगर उनकी जान सुरक्षित नहीं है तो फिर ये चिंता की बात है। जी, एमका पर हमने जो वीडियोस बनाए थे उन वीडियोस के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप जाके देख सकते हैं। तो आपने देखा कि खुद रूस के प्रेसिडेंट ने भारत को ये जेट ऑफर किया है। अब भारत इस पर क्या जवाब देता है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ तक और एक बात है कि भारत की एयरफोर्स के पास जहाज़ों की कमी है। ऐसे में इस गैप को तत्काल कैसे भरा जाए ये भी एक चुनौती है। क्या वो एमका के जरिए होगा, Su-57, F-35 जो भी हो, इसका जवाब सिर्फ रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार ही दे सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ये तमाम जानकारी दी थी हमारे साथ ही मानस ने। मैं हूँ आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे दानिश है। आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।